गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना जो अंतिम समास का भेद है वो है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में देखते हैं क्या होते हैं। जितने भी कारक चिन्ह आते हैं यानी जो 6 कारक चिन्ह आते हैं वो इसी समास में प्रयुक्त होते हैं। यानी जहाँ भी आपको कारक विग्रह में कारक चिन्ह दिखाई दे वहाँ आप तुरंत बिना सोचे समझे तत्पुरुष समास भर सकते हैं। अब जानते ही हैं कारक कितने होते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद में भी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कारक है और कारक में हम देखेंगे जो 8 प्रकार है वो 8 प्रकार को पढ़ेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी आएगी जिनमें से जो आपने कभी पहले सुनी भी नहीं होगी और या पहले कारक में देखी भी नहीं होगी। ऐसी चीज़ें अपन कारक में अब देखेंगे। इससे पहले पढ़ते हैं अपना ये जो अंतिम भेद है तत्पुरुष समास का, मतलब समास का, वो है तत्पुरुष समास। तो देखिए इस समास में प्रथम पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है, यानी दूसरे पद के ऊपर डिपेंड रहता है पूरा समास। ये तत्पुरुष समास यानी प्रथम पद गौण रहता है और दूसरा पद प्रधान होता है, यानी दूसरे पद के लिए ही कार्य होता है। ठीक है, तो दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। प्रथम पद जैसे अपन ने देखा था जो सारे समास पढ़ चुके हैं उसमें अपन इस तरीके से बना के लिख सकते हैं प्रथम पद द्वितीय पद। तो अपन ने देखा था किस किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, किस समास में कौन सा पद प्रधान नहीं होता है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और किस समास में दोनों पद ही प्रधान नहीं होते हैं। ऐसा हम देख चुके हैं। अब इसमें देखते हैं तत्पुरुष समास में। अब तत्पुरुष समास में क्या बताया था कि इसमें कौन सा पद, प्रथम पद गौण होता है, यानी प्रथम पद प्रधान नहीं होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है। तो इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। प्लस क्या आते हैं इसमें जितने भी कारक चिन्ह हैं, मतलब जितने भी नहीं, मतलब केवल कर्ता और संबोधन को छोड़कर, यानी जो 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 8 कारक। 8 कारक में जो प्रथम और अंतिम कर्ता और संबोधन उसको छोड़कर 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो इसके अनुसार इसको कारक तत्पुरुष समास भी कहते हैं। तो ये इसमें 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जहाँ भी कारक चिन्ह आ जाए, को, के लिए, से, इस तरीके से जहाँ भी विग्रह में आ जाए वहाँ हम कौन सा समास भरेंगे? तत्पुरुष समास। अब देखते हैं इसमें परिभाषा। इस समास में प्रथम पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है, यानी दूसरे पद की अहमियत होती है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक के विभक्ति चिन्ह अपन जानते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से। इस प्रकार 8 कारक है, 8 कारकों के 8 मतलब विभक्ति चिन्ह है, मतलब कई के डबल भी है। जैसे इसके संबंध के 9 विभक्ति चिन्ह है, जैसे का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। तो वो कारक चिन्हों में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनका प्रयोग होता है, वो किसके साथ प्रयोग होता है, किसके साथ नहीं होता है, किस में 2 कारक आते हैं और दोनों में क्या भेद होता है, वाक्य में किस तरीके से भेद होता है। तो उसमें पढ़ेंगे अपन। अगला जो टॉपिक होगा वो कारक ही होगा। तो इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कब हो जाता है लोप? जब हम समास करते हैं, यानी संक्षिप्त करते हैं। जब इनको विग्रह करते हैं तब कारक चिन्हों को लिख देते हैं। अब आगे पता चल जाएगा अपने को, मतलब उदाहरण देखने के बाद। तो इसमें विभक्ति चिन्ह कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। 8 कारक में से कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर बाकी 6 कारकों का प्रयोग इसमें होता है। 6 कारकों का प्रयोग इसमें होता है। अब ध्यान दें आगे, इसमें विग्रह करते समय कर्ता व संबोधन को छोड़कर शेष 6 कारकों की विभक्तियां प्रयुक्त की जाती है। अब देखेंगे अपन, जैसे कर्ता ने कर्ता छोड़ दिया, संबोधन छोड़ दिया, तो उसके बाद में जैसे कर्म है तो कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। तो उस समास का विग्रह करते समय हमें जैसे कर्म कारक का विग्रह बनाएंगे तो उसमें हमेशा क्या शब्द आएगा? को आएगा। तो देखते हैं आगे विभक्ति। अब इसमें 6 भेद हो गए, इसके मतलब 6 कारकों के आधार पर 6 भेद हो गए। कारक तत्पुरुष समास से भी कहते हैं, इसको कारक तत्पुरुष समास भी कहते हैं, क्योंकि इनमें कारकों का प्रयोग, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अब अपन देखते हैं कर्म कारक। सबसे पहले जो लेते हैं, क्योंकि कर्ता हमने छोड़ दिया, कर्ता सबसे पहले कर्ता आता है, कर्ता ने और कर्म को, तो कर्ता छोड़ दिया, हम नहीं ले सकते इसको। ने किसी के साथ प्रयोग नहीं होता है, इसमें कोई विग्रह नहीं होता है। अब आता है कर्म, तो कर्म में क्या आता है? कर्म का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग जो भी है, ये उपनाम है, जो ये है विभक्ति चिन्ह क्या है? इसमें को है। अब देखो समस्त पद क्या है?
समस्त पद है इसमें ग्राम गत, यानी ये उदाहरण है ग्राम गत। तो गांव को, तो इसमें इसी तरीके से विग्रह करना पड़ेगा, ग्राम को गत, ग्राम को गत। गत का मतलब होता है गया हुआ, यानी गांव को, यानी गांव में गया, गांव को गया हुआ। तो इसमें ग्राम को गत। वन गमन, वन को गमन। अब देखो, अगर यहाँ शब्द होता है वनवास, वनवास अगर शब्द होता तो वास यानी रहने के लिए हमेशा में का प्रयोग होता है, और जानने में को का प्रयोग होगा। रहने में तो किसका प्रयोग होगा? रहने में का प्रयोग होगा। वन में वास, ठीक है, तो वन में वास, इसमें वन में वास होगा। तो इसमें अधिकरण, इसमें वन को गमन, देखो वन गमन, वन को गमन। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हालांकि इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, सर्व का मतलब होता है सभी, तो सर्व को प्रिय। जेब कतरा, ये उदाहरण इसी के हैं, यानी इनका विग्रह करते समय हमें को का प्रयोग ही कर सकते हैं, इस वजह से इसमें ये उदाहरण इसी के हैं। सर्व प्रिय, सभी को प्रिय। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, यानी जेब कतरा कौन होता है? जेब को काटने वाला। शरणागत, शरण को आगत। विरोध जनक, विरोध को जन्म, जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला, तो विरोध को जन्म देने वाला, ऐसी चीज जो कोई विरोध जिसमें प्रदर्शित किया गया है या विरोध वो अपने आप में दर्शा रहा है। विदेश गमन, यानी को आएगा, गमन यानी जाने में तो हमेशा को आएगा, और रहने में का प्रयोग होगा, जो कि अधिकरण में आता है। विदेश को गमन, विदेश गमन, विदेश को गमन, गमन। गगन चुंबी, चुंबी का मतलब होता है चूमने वाला, गगन मतलब आकाश, तो आकाश को चूमने वाला। अब जहाँ बड़ी बड़ी सिटियाँ होती है, बड़े बड़े शहर होते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें पाई जाती है, और बड़ी बड़ी इमारतों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि गगनचुंबी इमारतें, यानी जो बहुत बड़ी इमारतें होती है, विशाल इमारतें होती है, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी गगन को चूमने वाला। यानी जब उसकी लंबाई के हिसाब से देखें तो वो बहुत बड़ी होती है, इस वजह से इसको गगनचुंबी कहते हैं। तो गगन को चूमने वाला, यानी बहुत विशालता के लिए प्रयुक्त होता है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, जिसको यश प्राप्त हो जाता है। इसमें अपन आज दूसरा भी देखेंगे, मतलब इसके जो 6 विभक्ति के चिन्ह हैं, मतलब 6 कारक है प्रयोग होते हैं, उनमें से पहला हो गया। अब दूसरा है कर्ता ने का प्रयोग नहीं होगा, कर्म को करण से और के द्वारा, यानी दोनों आते हैं इसमें। विभक्ति चिन्ह कौन से आते हैं? से और के द्वारा। तो देखो इसमें अब इसके जो उदाहरण होंगे वो भावपूर्ण, यानी भाव से पूर्ण, यानी भाव से भरा हुआ। बाणाहत, हमने देखा था कि हम अगर संधि विच्छेद आता है तो कोई भी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हमें उसका अर्थ भी अच्छे से पता चल जाता है, प्लस उसमें कौन सा समास है ये भी अच्छे से पता चल जाता है। जैसे इसमें बाण धन आहत, आहत का मतलब होता है घायल, तो बाण धन आहत, ए धन आ बराबर आ दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो बाण से आहत, बाण से आहत, यानी बाण से घायल हुआ व्यक्ति के लिए प्रयोग आता है, बाण से आहत। इसमें और उदाहरण हैं जो देखते हैं। हस्तलिखित, हस्त का मतलब होता है हाथ, तो हस्त से लिखित। मोहांध, अब इसमें भी अगर संधि विच्छेद करेंगे तो मोहधन अंध, जो मोह में अंधा हो उसे बोलते हैं मोहांध। तो मोह धन अंध, दीर्घ संधि का उदाहरण है, ऐ धन है बराबर आ, दीर्घ संधि का उदाहरण है मोहांध, मोह से अंधा। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, कृत का मतलब होता है लिखा गया या जिसकी रचना की गई है, तो तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी से कृत नहीं होगा, तुलसी के द्वारा लिखी गई। जग हसाई, जग के द्वारा हसाई। तो ये इस तरीके से हमने देखे करण कारक के उदाहरण। तो ये करण तत्पुरुष कहलाएगा, और वो इसमें को आ जाएगा, को का प्रयोग हो जाएगा, वो कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। ओके, धन्यवाद। आगे पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।